हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की सिविक्स की बुक है, उसका पहला चैप्टर है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इक्वालिटी क्या है? बराबरी। जैसे क्लास में सारे बच्चे हैं, सबको बराबर पढ़ने को मिलता है, सबको बराबर होमवर्क मिलता है, सबको बराबर एजुकेशन मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि अंकिता को प्रेफरेंस मिलता होगा तो सुमित को नहीं मिलता होगा। टीचर तो बराबर ही सबको देखेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, स्कूल के अगर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम हैं तो सारे बच्चों के लिए समान रहें, तो ये बराबरी है। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, सिंपल चीज़, अगर मिड डे मील की स्कीम है तो ऐसा तो है नहीं कि सुमित के लिए अच्छा खाना बनेगा, अलग से बनेगा, या फिर अनिल के लिए नहीं बनेगा। तो आते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर, हमें क्या सिखाना चाह रहा है, इससे सीखेंगे ज़रूर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। सारे पर्सन्स को बराबर समझता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। यानी कि चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जनजाति से हो, चाहे किसी भी कैसा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित ही नहीं है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अमीर है, मिडिल क्लास है, गरीब है, ऐसे ही इसको हम देखेंगे। देयर इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। ऐसा कह ही नहीं सकते कि इनइक्वालिटी, वो परसेप्शन है। परसेप्शन किस लिए? जैसे हम देखते हैं, सपोज़ गवर्नमेंट देख रही है कि उसे कोई पॉलिसी बनानी है, तो देखेगी ना किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, किसके पास संसाधन कम है। तो जिसके पास संसाधन कम है तो उसको ग्रो करने के लिए वेरियस पॉलिसी लाएगी। जिसके पास संसाधन कम है उसको ग्रो करने के लिए पॉलिसी लाएगी। अब जैसे अन्नपूर्णा अन्न योजना, मतलब जिसमें गवर्नमेंट बीपीएल कार्ड होल्डर्स को राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होल्डर, तो राशन कार्ड पे गेहूँ देगी, चावल देगी, सपोज दाल दे रही है, ऑयल दे रही है, जो भी दे रही है, तो वो अब कुछ तो हेल्प कर रही है उनका। मकान बना के सब कुछ दे रही है, जिनके पास घर नहीं है। तो ये हुआ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उसको डिस्पेरिटी को, अब जैसे मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, पुअर क्लास का सपोज कुछ नहीं, मकान ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का दायित्व ये है, लाइबिलिटी है, इट्स गवर्नमेंट लाइबिलिटी टू मेक होम्स फॉर देम, प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर देम, अच्छे मकान बना के दे दे, साफ़ सुथरी कॉलोनी बना के दे दे। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट की ये भी लायबिलिटी है कि वो उनको काम दे। जैसे मनरेगा स्कीम है, आप अभी नहीं जानते होगे तो जानिएगा इसको। मनरेगा में डेली एम्प्लॉयमेंट की गारंटी रहती है। महीने में कुछ दिन, 100 दिन, 150 दिन, कहीं पे किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज़्यादा है। स्टेट, राज्य मतलब स्टेट, जैसे यूपी है, एमपी है, ये स्टेट्स हैं, तो किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो पर गारंटीड रहती है कि इतने पैसे उनको मिल जाएंगे ताकि उनका जीविकोपार्जन चलता रहे। फिर आगे हम देखें, इट डजंट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक, इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। डेमोक्रेटिक इंडिया में सारे इंसानों की, सारे आवाम की, सारे लोगों की बराबरी सुनिश्चित की जाती है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। dignity में सम्मान के साथ देखा जाना उनको। ये नहीं कि अब उस इंसान की शिक्षा पूरी नहीं है, सपोज़ कोई किसान है, उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो उसकी ये मतलब तो हुआ नहीं कि उसका समझ विकसित नहीं है।
तो उसको हम अदर निगाह से नहीं देख सकते हैं कि नहीं हम उसको डिमीन करें, तुम्हारी शिक्षा नहीं हुई है, तुम बहुत गरीब, बहुत शोषित, हो सकता है तुमसे ज़्यादा स्मार्ट, हो सकता है उसके पास उसके आइडियाज़, उसके विचार फ्री है ना। डिपेंडेंट इंडिया तो बराबरी ऐसे ही मिलेगी। क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों कहा जाता है? ताकि कमज़ोर से लेके होनहार बच्चे तक साथ में मिल के पढ़ें और समावेशी विकास हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब एक हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. सबको सारे, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हों, तो सबके लिए वो लॉ बराबर है। जो भी उस लॉ को वायलेट करेगा तो सबको बराबर सज़ा मिलनी है। सेकेंड, दूसरा क्या कह रहे हैं? No person can be discriminated on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. दूसरा क्या कह रहा है? नो पर्सन कैन बी, किसी का मतलब किसी प्रकार का कहीं भी भेदभाव नहीं करना है, ना होना चाहिए, ना हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होगी। हम कैसे देखेंगे? पहला इन्होंने क्या कहा? लेट्स सी। फर्स्ट ये कह रहे हैं कि इसको हम, आप नोट डाउन करिएगा। वर्ड्स नॉट गोइंग ऑन एक्सट्रीमली, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता। सेकेंड वाला हम देख रहे थे कि, तो फिर थर्ड देखते हैं। वेट फॉर मी, हाइलाइटर काम नहीं कर रहा था, उसी को मैं देख रहा हूँ। फिर थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं? थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। सबके लिए समान एक्सेस। ये नहीं है कि महेश गरीब है तो उसको उस पार्क में नहीं जाने दिया जाएगा और भैया जी पैसे वाले हैं तो उनके लिए एकदम स्पेशल सीट वहाँ बुक कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स फॉर ये तो हो गया, सारे पर्सन सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल, जो भी पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं। जैसे आजकल पब्लिकली अवेलेबल कुएँ तो हम नहीं देखते हैं, पर हो सकता है पब्लिकली अवेलेबल पेयजल वाले कुछ मशीन देख लें पानी पीने के लिए, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा रखी है। रोड्स है। फिर सपोज़ बाथिंग घाट्स अब भी हैं। वैसा नहीं है गंगा जी के यहाँ कोई नहाने जाएगा तो उसको पहले पूछा जाएगा भैया अपना ID कार्ड दिखाइए, तभी आप नहा सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, आप लोग भी नहीं देखते होगे। फिर फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो ये चारों पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वेट अ मिनट, अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट थे आपका। ये फर्स्ट था आपका सॉरी इट इज़ मूविंग फर्स्ट। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इसको नोट डाउन करिएगा अपने लैंग्वेज में। आप थर्ड को नोट डाउन करिएगा। फिर फोर्थ बहुत छोटा है, ये तो लगता है आप लोग फटाक से याद कर लेंगे। चारों क्वेश्चंस का नोट्स बना के आप रख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आते हैं अगले पेज पे, हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरीके से जिससे वो लगाना चाह रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसको मतलब कि देखना चाहे, अगर कोई देखना चाहे कि वो ओबे हो रहा है कि नहीं, लैंड पे बराबर सतह पे बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सो व्हाट इज़ द मेथड गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अडॉप्ट। फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। पहला लॉ से नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम से टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जिसका अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे ना कि ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी जिसको सब कुछ मिल सके गरीबों को भी। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट। बहुत सारे लॉज हैं ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके, राइट्स की रक्षा की जा सके, टू बी ट्रीटेड इक्वली। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स। अब लॉ के अलावा बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स की लाइफ को अच्छा करना है, हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। और वो जिनको अनइक्वली ट्रीट किया गया सेवरल सेंचुरीज जो, तो उनका अधिकार दिलाने का काम गवर्नमेंट करेगी, संविधान हमारा करेगा। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। ये स्कीम्स किस लिए हैं? ताकि ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले। किसको मिले? फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं, जो वंचित रहे हैं अपने अधिकारों से, उन वंचितों को, उनको अधिकारों को दिलाने का जो काम है वो सरकार करेगी। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme। अब अगला स्टेप मिड डे मील का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ आपसे, आगे देखते हैं। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। किसको रिफ़र कर रहे हैं? जो भी एलिमेंट्री स्कूल्स में जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। अभी सोचिए कि आपको दिमाग में क्या आ रहा होगा। सबसे पहले तो यही सोच रहा होगा कौन? सपोज़ अंकुर यही सोच रहा होगा कि बच्चे खाना बनेगा, उसी के लालच में गरीब बच्चे जाते होंगे, तो सरकार भी इसीलिए लाई है स्कीम कि उससे लालच में बच्चे आएँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सरकार का ध्येय ये है, कोई भी गवर्नमेंट है, ताकि नरिशमेंट बढ़े, है ना, नरिश किया जा सके, स्वस्थ किया जा सके अपने भारत के भविष्य को। वो भारत के भविष्य है ना, तो गवर्नमेंट हेल्दी फूड देना चाह रही है ताकि बच्चे हेल्दी रहें और भारत का भविष्य हेल्दी रहे, है ना। आप स्वस्थ तो सब स्वस्थ। इसलिए आप स्वस्थ मीन्स हम सब अपने अगर स्वस्थ रहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेगा, पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। आई फ्लू फैला हुआ है, इससे बच कर रहिए सावधानी से। दिस refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. सबसे पहला स्टेट कौन सा था? तो ये आंसर कौन सबसे जल्दी बताएगा? सबसे पहला स्टेट था तमिलनाडु। सबसे पहला स्टेट कौन था? ये देखो, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये है तमिलनाडु। सबसे पहला स्टेट कब था ये भी देखना है। फर्स्ट स्टेट इंडिया में दिस स्कीम इन 2001। अच्छा, जब तमिलनाडु ने शुरू कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट सारे स्टेट्स कहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सारे स्टेट्स को इसको लगाना है विद इन 6 months। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं। इनरोलमेंट यानी कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ चुका है। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और रेगुलर स्कूल जाते हैं। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर। टीचर्स ये बात पहले बताया चीफ टीचर्स ने हमें। Children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved। उनकी attendance improve कर गई है। और their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। अब मान लो परिवार में माता पिता, गरीब परिवार है, माता पिता दोनों को काम करना पड़ रहा है,
तो फिर उसमें क्या होता था कि माँ को घर आना पड़ता था कि लंच करने, अगर बच्चा आता है स्कूल से तो फिर उसके लिए लंच अरेंज करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब मिड डे मील तो बच्चे स्कूल में कर ले रहे हैं, तो माँ भी बराबर काम कर सकती है, पिता भी काम कर सकते हैं बराबर, तो इनकम डबल हो जाएगी घर में। उससे परिवार अच्छे तरीके से चल पाएगा। वर्क जो लेबर क्लास है तो कन्फर्म तो नहीं है कि आज लेबर मिल गया काम करने को कल भी मिलेगा, कोई फिक्स इनकम तो है नहीं, तो उनको काम नहीं छोड़ना, उनको बराबर मेहनत करती रहनी है। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिसेस। ये प्रोग्राम किस में हेल्प किया है? कास्ट प्रिजुडिस को हटाने में, जो जाति भेदभाव था उसको हटाने में भी ये मदद किया है। जैसे ये देखो इन्होंने लिखा ना, ये जो स्टेटमेंट यहाँ से हम पढ़ रहे हैं ये आपके लॉन्ग आंसर्स में काम आएंगे। इसको आप अंडरलाइन करके आप नोट डाउन करिएगा कि मतलब मिड डे मील किस किस चीज़ में आपको हेल्प किया है। पहला स्टेटमेंट आ गया, पहला हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो मम्मी पापा डेली काम पे जा सकते हैं अब उनके। फिर कास्ट प्रेजुडिस को हटाने में काम करेगा, जैसे कि सारे कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस। फिर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। अब वहाँ पे भोजन कौन बना रहा है? दलित वुमेन बना रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दलित वुमेन भी ही खाना बनाए, जनरल कास्ट में भी गरीबी हो सकती है। वो गरीब महिला भी जाके अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसके गांव में, उस स्कूल में, तो वो भी खाना बना सकती है। द मिड डे मील प्रोग्राम्स आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। वही कहते हैं ना, भूखे भजन न हो तो खाला। सो खाली पेट रहेगा तो आप पूजा कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? ठीक ना, पढ़ाई भी तो एक पूजा ही है, साधना है। कोई भी काम होता है उसे जब हम मेहनत से करते हैं वो एक तरह से साधना ही है। While government programs play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still needs to be done. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सारी सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सब पे काम करने के लिए, पर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. अभी भी डिफरेंस है, जो वो 5 स्टार स्कूल जिसमें अमीर बच्चे पढ़ते हैं, और ये कहाँ अपना प्राइमरी स्कूल, उसमें कितनी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं। हालांकि गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रही है, जैसे केजरीवाल आपके चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने वो कुछ रिफॉर्म लोगों ने करना चाहा, बट कहीं कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें दब रहा है, कहीं कहीं पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, जैसे उनका SOSC के प्रोग्राम है ना, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ठीक है। इसको देखिएगा आप, उन्होंने क्या किया है SOSC में, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। क्या ऐसा आपके भी स्टेट में होना चाहिए? ठीक ना, तो आप अगर उसको पेज को कट आउट करके अगर आपको अच्छा लगता है उसको देखिएगा स्क्रीन को, फिर उसके बाद हमें पिंग करके मैसेज करिएगा। देयर कंटिन्यूस, फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दैट द पुअर अटेंड। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, ये नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे जगहों पे ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, क्योंकि मानसिकता कुछ लोगों की विकृत समाज में होती ही होती है, तो उसको चेंज करने का हम प्रयास करेंगे, उनको शिक्षित करके। सबसे पहला दायित्व तो उनके परिवार का, फिर समाज का है, ठीक ना। ऐसे व्यवहार को हम समाज में
पनपने नहीं देंगे। ऐसे व्यवहार को हम अपने परिवार में नहीं पनपने देंगे। जब वो परिवार में नहीं पनपेगा तो वो समाज में जाएगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. आज सम्मान खो देते हैं, वो डिमीन होंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। लॉ तो चाहता है कि वो इक्वली ट्रीट हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। हमने कहा ना कि एटीट्यूड धीरे से स्लो होगा। पहले परिवार से ही बेसिक एलिमेंट हम अपने पे काम करते हैं, फिर परिवार पे काम किया जाए, फिर अपने जानने वाले लोगों पे काम किया जाए, फिर समाज पे काम किया जाए। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। पर्सन्स अवेयर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लॉ के विरुद्ध है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। ये सारी चीज़ों के बेसिस में फिर भी वो अनइक्वल ट्रीट करते हैं। जैसे हमारी संसद का रिजर्वेशन देख लीजिए, 6 से 7% महिलाएं रिप्रेजेंट करती हैं, और जबकि बाई नेचर हम आधे मेल हैं या तो आधे फीमेल हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू believe that one is inferior. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity. सारे हमें सभी इंसानों को ना डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए। That present attitudes can change. ये जो प्रेजेंट एटीट्यूड है ये चेंज लाएगा। Establishing equality in democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute, and you will read more about this in this book. इस बुक में हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जो डेमोक्रेसी है उसमें कैसे हर्डल्स आ रहे हैं इक्वालिटी को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, इस सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी।